हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम जे.एंड.के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट जो आपका एग्जाम है 19 जुलाई को, उसके रिगार्डिंग जर्नल इंग्लिश की ये वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चंस जो हैं ये कवर अप किए गए हैं जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पर हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, आपका जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में कौन सी चीजें आई हुई हैं अब नहीं, ठीक है, वो करना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। जो आपके मॉडर्न इंग्लिश के कुछ ग्रामर रूल्स हैं जो अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं उन पर क्वेश्चंस होंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें और एंड में अपना आउट ऑफ 30 स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी पैटर्न पर, लेटेस्ट पैटर्न पर आपको जेकेसीएस ऐप पर, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जेकेसीएस ऐप पर आपको सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के। वो आप प्रैक्टिस करें और अपना जेएनके का जो स्कोर है उसको एनालाइज जरूर करें। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये 30 क्वेश्चंस बनाए गए हैं और ये जो 30 क्वेश्चंस हैं ये स्ट्रिक्टली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, जो कि जर्नल इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का मेंशन है सिलेबस में जे.एंड.के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड में अपना स्कोर जरूर मेंशन करना है। सेकंड थिंग, आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बनाया गया है इडियम फ्रेजेस पर बनाया गया है। फर्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, सेकंड है वंस इन अ ब्लू मून एंड थर्ड वन इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो हिट द नेल ऑन द हेड होता है बिल्कुल सही बात कहना, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून हो गया बहुत कम, एंड थर्ड वन बर्न द मिडनाइट ऑयल हो गया रात देर तक पढ़ना या काम करना। तो यहाँ पर हमने देखना है सही कह रहे हैं। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू से और डू एग्जैक्टली द राइट थिंग। तो जैसे टीचर ने कहा यू हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब तुमने बिल्कुल क्या किया, सही जवाब दिया। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, वंस इन अ ब्लू मून। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं समथिंग हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली, तो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि इस इडियम का असली मतलब है बहुत कम या कभी कभी होना, ठीक है, बार बार नहीं। जैसे हम बोलते हैं आई ईट पिज्जा वंस इन अ ब्लू मून, तो ये हो गया जो चीज कभी कभी होती है, नॉट फ्रीक्वेंटली। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात देर तक पढ़ना या काम करना, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी हुई है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली सी पार्ट इज द आंसर हियर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस। तो हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्या करना है, चेंज करना है इस सेंटेंस को। द विटनेस सेड आई हैव नेवर सीन द एक्यूज्ड बिफोर, तो क्या आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो इन्होंने लिखा है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, तो स्टेटमेंट यहाँ पर ये करेक्ट है, क्योंकि जो हैव नेवर सीन है ये चेंज हो जाएगा किसमें, हैड नेवर सीन में, ठीक है। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर पास्ट में है। क्या रूल होता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो ये चेंज हो जाएगा टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। सेकंड कह रहे हैं द प्रोनाउन आई चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ आई किसके लिए यूज हुआ है, विटनेस के लिए, इसलिए इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही हैड नेवर सीन, और अगर फीमेल होती तो शी आ जाता। थर्ड स्टेटमेंट है रिपोर्टिंग वर्ब रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड, इनडायरेक्ट में भी क्या रहेगा, सेड दैट, ये सेड ही रहता है, सिर्फ दैट जो है वो ऐड होता है आगे। फोर्थ स्टेटमेंट में कह रहे हैं द एडवर्ब बिफोर मस्ट नेसेसरली चेंज टू देन, तो बिफोर को देन बनाना जरूरी नहीं है, यहाँ बिफोर वैसे ही रहेगा। देन होता है नाउ का बनता है देन, टुडे का बनता है दैट डे, येस्टरडे का बनता है द प्रीवियस डे, लेकिन बिफोर को देन बनाना कोई रूल यहाँ पर नहीं है। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। पहली जो तीन स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए पार्ट इज द आंसर हियर। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये क्वेश्चन बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। यहाँ पर जो ट्रिक काम आती है वो ट्रिक में हमने क्या देखना है, सबसे पहले क्या है, पहले सब्जेक्ट ढूंढो और फिर उसके हिसाब से, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाओ, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे एवरी वन ऑफ द कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एफिडेविट, तो एवरी वन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाना है, वर्ब। एवरी वन सिंगुलर होता है तो यहाँ पर वर्ब इज ही लगा है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। हमने यहाँ पर इनकरेक्ट देखनी है स्टेटमेंट, नाइदर द जज नॉर द लॉयर वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो लास्ट रूल हम पढ़ते हैं कि जब नीदर नॉर या आइदर और लगा होता है तो हम क्या करते हैं, हम
नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, लॉयर्स है, तो लॉयर्स क्या है, प्लूरल है ना, लॉयर्स प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर क्या आना था, वर आना था। तो ये स्टेटमेंट जो है ये हो गई गलत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर, ये बहुत बार अभी रिसेंट एग्जाम्स में आ रहा है बार बार, ठीक है। वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैज बीन मिसप्लेस्ड, तो वन क्या है यहाँ पर, वन सिंगुलर होता है तो हैज आएगा, ये करेक्ट है। क्वालिटी ऑफ द फाइल्स, अब यहाँ पर क्या गलती होती है, हमने जब सब्जेक्ट देखना होता है सेंटेंस में तो क्या करते हैं हम फाइल्स को, द फाइल्स को सब्जेक्ट समझ लेते हैं, बट द फाइल्स यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, द क्वालिटी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, तो द क्वालिटी ऑफ फाइल्स वॉज फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, क्वालिटी जो है वो सिंगुलर है तो वर नहीं वॉज आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया इनकरेक्ट। तो यहाँ पर देखो दो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर आप इस चीज को कर लेना कि यहाँ पर बी और डी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, थोड़ा सा एरर आ गया इसमें। ओके, इस क्वेश्चन का जो मेन मोटो है वो रूल समझाना है। यहाँ पर जो छोटा सा एरर हुआ है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट और करेक्ट होना चाहिए था, अगर डी स्टेट, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट आ रही है ना, कौन कौन सी आ रही है, एक बी आ रही है और एक आ रही है डी। तो देखो बी एंड डी किस में है, बी एंड डी है सेकंड में, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला आंसर है। इस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं ना क्वेश्चंस को, और एक क्वेश्चन में ज्यादा आप क्या है क्वेश्चंस बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो रूल्स क्या कहते हैं, हमने रूल्स को देखना है यहाँ पर कि रूल्स जो हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। क्या क्या चाहिए होता है एक्टिव को पैसिव में बनाने के लिए, तो स्टेटमेंट 1 में कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नेसेसरी होता है टू फॉर्म अ पैसिव सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट होना बहुत क्या है, जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वही पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर एक्टिव में जैसे दिया होता है, रिया राइट्स अ लेटर, तो पैसिव में क्या बन जाता है इसका, ये जो ऑब्जेक्ट था ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, अ लेटर इज रिटन बाय रिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ अ लेटर जो है ऑब्जेक्ट था जो पैसिव में क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो याद रखो। अब पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आएगा राइट्स का क्या हो जाता है, रिटन, ईट्स का क्या हो जाता है, ईटन, मेक का क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म मेड। तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पर करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, एवरी एक्टिव सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, हर एक्टिव वॉइस को पैसिव में नहीं बदला जा सकता। क्यों नहीं बदला जा सकता, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अपना एनालिसिस करने के लिए रैंक का, जेएंडके में आपका क्या रैंक आ रहा है, आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें JKCS, और वहां पर इसके मॉक टेस्ट लगाएं, आपको अपना रैंक एनालाइज करोगे, अपनी मिस्टेक्स जानोगे, तो इन दिनों में आपके लिए क्या रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। तो प्ले स्टोर पर जाकर आप JKCS ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपको इसके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न पर, तो उनको आप अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर जो है वो देखें। अब देखो क्यों नहीं बदला जा सकता, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट आपको पता होगा। ट्रांजिटिव वर्ब वो जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और इन नहीं लग गया तो मतलब नेगेटिव, यानी इनको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है, जिनके साथ ऑब्जेक्ट हो वो पैसिव बन जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस है शी रोड अ लेटर, तो यहां पर ये क्या है, दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों ट्रांजिटिव है ये, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट लिया अपने साथ, तो ये पैसिव बन जाएगा। बट अगर यहाँ पर होगा जैसे ही स्लीप्स, ये क्या है, ये इनट्रांजिटिव है, यहाँ पर तो इसने ऑब्जेक्ट लिया ही नहीं, तो ये पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पर। तो ये सेंटेंस जो है थर्ड वाला आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब फोर्थ में देखो क्या है, ये फोर्थ सेंटेंस, द डूअर एजेंट मे बी ओमिटेड इन पैसिव कंस्ट्रक्शंस, यानी पैसिव वॉइस में बाय प्लस डूअर का कई बार हटा दिया जाता है अगर डूअर इंपॉर्टेंट ना हो, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। जैसे हम लिख देते हैं द थीफ वॉज अरेस्टेड, तो ये करेक्ट है। बाय द पुलिस लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है, तो ए पार्ट आपका यहाँ पर आंसर है।
देखो एजर्शन और रीजन दिया है, हमें हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है एवरी पैसिव वॉइस सेंटेंस कंटेन द वर्ब बी इन सम फॉर्म। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है ना ए एंड आर, ये दोनों ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? फर्स्ट सेंटेंस में देखो, इसका मतलब है कि हर पैसिव वॉइस सेंटेंस में बी वर्ब का कोई ना कोई फॉर्म होता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन या बींग। तो ये करेक्ट है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, राम राइट्स अ लेटर, तो यहां पर आएगा अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो यहां पर कोई ना कोई फॉर्म जो है वो यूज हो रही है, इसके फॉर्म में आ गई, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड में कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस बनाने का जो फॉर्मूला रहता है, पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला क्या है? पैसिव वॉइस बनाने का जो फॉर्मूला है दैट इज बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। यानी जैसे हम लिखते हैं इज प्लस रिटन थर्ड फॉर्म, फिर हम लिखते हैं वॉज प्लस कंप्लीटेड, फिर हम लिखते हैं आर मेड, या हम लिख देते हैं हैज बीन फिनिश्ड। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एजर्शन कहता है कि पैसिव वॉइस में भी वर्ब होता है, इसलिए रीजन एजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। और पैसिव वॉइस में तो हमें पता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या आंसर है? ए पार्ट इज द आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी क्या रहना है? तैयार रहना है। और प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड करो क्या JKCS ऐप, वहां पर आपको JNK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट फुल लेंथ भी और सेक्शनल भी। आप वहां पर जाकर अपना जो JNK का स्कोर है उसे एनालाइज करो और अपनी गलतियां जो है वहां पर देखो, ठीक है। एग्जाम में देखो आपको जो सिनोनिम एंटोनियम्स है ना वो स्टेटमेंट बेस्ड इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, इसलिए इसको इस तरह से प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं बेनेवलेंट एंड काइंड हार्टेड क्या सिनोनिम्स हैं? बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है? दयालु, दूसरों की हेल्प करने वाला। और काइंड हार्टेड होता है दिल का अच्छा, और इसको भी हम दयालु ले सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब लगभग सेम है, इसलिए सिनोनिम्स हैं। जैसे हम कहते हैं शी इज अ बेनेवलेंट वुमेन, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं शी इज अ काइंड हार्टेड वुमेन। तो दोनों का मतलब जो है वो सेम है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सेकंड, होस्टाइल एंड फ्रेंडली आर सिनोनिम। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एंटोनियम्स हैं, ये अपोजिट हैं। होस्टाइल होता है एनिमी और फ्रेंडली होता है फ्रैंक या फ्रेंड, फ्रैंक होना या फ्रेंड होना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। विविड और ब्राइट, विविड बहुत बार JKSSB में पूछा गया है। विविड का मतलब होता है बहुत क्लियर, चमकदार या जिंदा जैसा, ठीक है। ब्राइट होता है चमकदार, रोशन। तो ये दोनों जो है ये क्या है? सिनोनिम्स हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं द पेंटिंग हैज विविड कलर्स, ठीक है, और हम लिखते हैं द पेंटिंग हैज ब्राइट कलर्स, तो दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली बी पार्ट इज द आंसर हियर। Following idiom mean to criticize someone severely। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा? बीट अबाउट द बुश, रीड समवन, द रियॉट एक्ट, या ब्रेक द आइस की वन फिंगर क्रॉस। तो इसका आंसर है बी। बीट अराउंड द बुश होता है सीधी बात ना करके घुमा फिरा के बात करना। ब्रेक द आइस हो गया जैसे पहली बार मिल रहे हो तो जो झिझक खत्म करना और बातचीत शुरू करना। कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड क्या है? अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रखना या गुड लक की दुआ करना। तो यहाँ पर हम क्रिटिसाइज समवन सिवियरली में क्या कर सकते हैं? यानी जब कोई बहुत बड़ी गलती करे और उसे गुस्से में अच्छी तरह डांटा जाए, यानी कि सिवियरली क्रिटिसाइज किया जाए। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं द टीचर रीड द स्टूडेंट्स द रियॉट एक्ट फॉर चीटिंग इन द एग्जाम। मतलब टीचर ने चीटिंग के लिए स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरह डांटा। तो रियोट हो गया हंगामा, जब हंगामा होता है पुलिस या अथॉरिटी सख्ती से डांटती है। इसलिए रीड समवन द रियोट एक्ट किसी को सख्त डांटना या सिवियरली क्रिटिसाइज करना हुआ। तो बी पार्ट इसका आंसर है। अब देखो ये इस तरह से आया ना क्वेश्चन, हम इसका एक और टाइप देखेंगे और भी किस तरह से इडियम फ्रेज आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैच द फॉलोइंग टाइप आएगा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आ सकता है। लिस्ट 1 में आपको कुछ इडियम दिए होंगे और लिस्ट 2 में उसके मीनिंग दिए होंगे। जैसे यहां पर आपको दिया होगा थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है।
फिर बाइट द बुलेट, बर्न द मिडनाइट ऑयल, स्पिल द बीन्स। अब इसको मैच करने के लिए इसके मीनिंग दिए होंगे, नीचे आपको इस तरह से ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है, जैसे कि ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस जो हैं चाहिए लेटेस्ट पैटर्न पर, और कौन से मॉक टेस्ट आपको चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सारा आप लिख सकते हैं, तभी तो पता चलेगा ना हमें। तो यहाँ पर इसके मीनिंग लिखे होंगे। तो थ्रो द गॉन्टलेट का क्या मतलब होता है, चैलेंज। बाइट द बुलेट होता है फेस डिफिकल्टी ब्रेवली। बर्न द मिडनाइट ऑयल होता है स्टडी या वर्क टिल लेट नाइट। स्पिल द बीन होता है कोई सीक्रेट क्या करना, रिवील करना। तो यहाँ पर आपको जैसे दिए गए होंगे, फर्स्ट में दिया गया होगा रिवील अ सीक्रेट, तो ये किसका है, फोर्थ। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस साइड आप लिख लो ए बी सी एंड डी। तो स्पिल द बीन डी का क्या होगा, 1। रिवील अ सीक्रेट, तो ए पार्ट यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। सेकंड होगा एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। थर्ड होगा वर्क लेट इनटू नाइट एंड चैलेंज समवन ओपनली। थ्रो द गॉन्टलेट होता है ए का फोर्थ पार्ट, ए पार्ट यहाँ आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में जो है आ सकते हैं, तो इनको प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। दिस इज लिस्ट 1 एंड दिस इज लिस्ट 2। एफिमेरल क्या होता है, पर्निशियस क्या होता है, प्रेगमेटिक क्या होता है और आर्डुअस क्या होता है। सबसे पहले एपिमेरल होता है शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड जैसे हम कह सकते हैं फूल की लाइफ जो होती है, फ्लावर्स होते हैं उनकी लाइफ छोटी होती है, ठीक है। देन पर्निशियस क्या होता है, पर्निशियस इज हार्मफुल। जैसे पर्निशियस पी से पॉइजन, तो पॉइजन जो है ये हार्मफुल होता है। प्रेगमेटिक क्या होता है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल पर्सन प्रेगमेटिक पर्सन होता है। आर्डुअस क्या होता है, डिफिकल्ट, यानी जैसे हम कहें आर्डुअस टास्क यानी कि हार्ड वर्क करना पड़े जिसमें, जो मुश्किल हो। अब यहाँ पर हम इसको कैसे मैच करेंगे, एपिमेरल हो गया शॉर्ट लिव्ड, ए का आ गया 2, तो ए का 2 देखो किसमें है, ए में है और डी में है। 50-50 एलिमिनेशन हमने लगा लिया। पर्निशियस, अब एपिमेरल का मतलब होता है जो थोड़े टाइम के लिए रहे, एंड जल्दी हो जाता है जिसका। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेनबो होता है ना, रेनबो इज एपिमेरल। आप जब सेंटेंस बनाते हो ना, तो सेंटेंस से क्या होता है, ज्यादा टाइम के लिए चीजें याद रहती हैं। रेनबो थोड़ी देर के लिए ही दिखता है, दैट इज रेनबो इज एपिमेरल। तो अब पर्निशियस देखो, हार्मफुल, पर्निशियस का मतलब होता है बहुत नुकसान पहुंचाने वाला, हार्मफुल। तो हम लिख सकते हैं जैसे स्मोकिंग इज पर्निशियस टू हेल्थ। अब आप सेंटेंस जब बनाते हो आपको प्रेपोजिशन का यूज भी पता चलता है, बहुत चीजें पता चलती हैं, तो सेंटेंस फ्रेम जरूर करना। प्रेगमेटिक और आर्डुअस का सेंटेंस बनाकर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट। अब यहाँ पर देखो पर्निशियस हो गया क्या, हार्मफुल, बी का आ गया 1। तो बी का 1 यहाँ है या यहाँ है, यहाँ है ना, तो ए आपका आंसर है। आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप अपना टाइम सेव करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। टाइम यहाँ वेस्ट करना ही नहीं है। अगर स्टेटमेंट बेस्ड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उनको अपना दिमाग लगाकर वहां पर आप टाइम कट कर सकते हो ना। अगर यहाँ पर भी बी नहीं होता ना, तो आपका फर्स्ट में ही आंसर आ जाता, बट यहाँ इन्होंने बी में भी थोड़ा टाइम रखा था। अब आपको यहाँ पे क्लोज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव फॉरवर्ड करना, ठीक है। बट अभी हम देखेंगे क्या है प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक इज प्रैक्टिकल। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल सोच रखना, जो रियलिटी के हिसाब से डिसीजन ले। अ प्रैग्मेटिक पर्सन सॉल्व प्रॉब्लम प्रैक्टिकली। आर्डुअस क्या होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ। आर्डुअस का सेंटेंस फ्रेम करो, पार्ट ऑफ स्पीच लिखो और इसके सिनोनिम एंटोनियम्स लिखो। इससे आपको बहुत प्रैक्टिस होगा, जितने वर्ड्स आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। आर्डुअस का मतलब होता है बहुत मुश्किल या मेहनत वाला, तो इसका आएगा आपका डिफिकल्ट। हम लिख सकते हैं क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज एन आर्डुअस टास्क, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके आंसर्स हैं, ए पार्ट आपका आंसर है। और अगर आप अपना जो वो कैब है, सिनोनिम एंटोनियम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो एक नॉर्मन लुइस की बुक आती है रेड कलर की रूट वर्ड वाली, उसको प्रैक्टिस करो। चूज द सेंटेंस दैट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, तो गुड के साथ हमेशा एट यूज होता है। जैसे हम लिखते हैं ही इज गुड एट इंग्लिश,
यहां हम लिखते हैं शी इज गुड एट सिंगिंग। तो ये तो सेंटेंस ठीक है, हमने देखना है कौन सा नहीं है। शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल, तो इंसिस्ट के बाद अगर वर्ब प्लस आईएनजी आए तो क्या लगता है, ऑन। जैसे कि ही इंसिस्टेड डैश गोइंग, तो गोइंग क्या है, गोइंग इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि ये क्या है, दिस इज जिरंड। और इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव इज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा होता है तो ऑन आता है, तो ये भी करेक्ट है। इसके बाद क्या है, इसके बाद इज दे डिस्कस्ड अबाउट द इशू, तो यहां पर क्या आएगा, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, ठीक है, डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगता। डिस्कस का मतलब ही होता है किसी टॉपिक के बारे में बात करना, इसीलिए अबाउट लगाना एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये सुपर फ्लुएस की तरह एक्ट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सी जो है गलत है, सी आपका आंसर है। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पर, आई एम इंटरेस्टेड इन क्लासिकल म्यूजिक, तो इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन यूज होता है। जैसे हम लिखते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक या इन स्पोर्ट्स, या शी इज इंटरेस्टेड इन साइंस, ठीक है, तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है। तो सी वाला सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग है और सी आपका आंसर है। तो पंचुएशन टॉपिक पर ये क्वेश्चन है, तो कैसे हम कॉमर्स जो है यहाँ पर लगाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस में माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली, मेन सेंटेंस तो क्या है, माई ब्रदर इज अ लॉयर। तो जो यहाँ पर लिखा गया है हु लिव्स इन दिल्ली, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम हमेशा कॉमर्स में रखते हैं, तो यहाँ तो कॉमर्स लगे ही नहीं है, ये गलत है। हमने करेक्ट वाला ढूंढना है, माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली, यहाँ एक ही साइड कॉमा है, दूसरी साइड नहीं है, ये भी गलत है। माई ब्रदर कॉमा हु लिव्स इन दिल्ली कॉमा इज अ लॉयर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि दोनों कॉमर्स जो हैं वो सही जगह पर लगे हुए हैं। डी पार्ट माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज अ लॉयर, हु से पहले कॉमा आना था, तो ये भी गलत है। तो सी यहाँ पर आंसर है। इसमें आपको और भी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, जैसे हम लिख सकते हैं माई फादर हु इज अ डॉक्टर वर्क्स इन जम्मू, ठीक है। तो माई फादर से पहले, हु से पहले कॉमा, और वर्क से पहले कॉमा, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हम कॉमास में रखेंगे। देन एक और सेंटेंस हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लाइक रिया हु इज माई फ्रेंड वॉन द प्राइज, तो यहाँ पर कॉमा आएगा और यहाँ पर कॉमा आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हमेशा कॉमा से हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं। Consider the following sentence. Hardly had the committee finalized the report, then several members objected to its conclusion. तो यहाँ पर जो ग्रामर का रूल फॉलो होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हार्डली के साथ हमेशा क्या फॉलो होता है, when, और then किसके साथ लगता है, no sooner के साथ लगता है then। तो यहाँ पर तो इन्होंने हार्डली के साथ then यूज कर दिया है, जो कि गलत है। हमने क्या करना है, हमने then को when से रिप्लेस करना है, तो बी पार्ट यहाँ पर आंसर है, ठीक है। यहाँ पर आएगा हार्डली हैड द कमिटी फाइनलाइज द रिपोर्ट व्हेन सेवरल मेंबर्स ऑब्जेक्टेड टू इट्स कंक्लूजन। तो जो एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, जो एक ट्रिक है ग्रामर रूल की, तो वो होता है कि हार्डली इज फॉलोड विद व्हेन एंड नो सूनर इज फॉलोड विद देन। ये आप अपने क्विक नोट्स या शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर इसमें हम दो सेंटेंसेस और भी बनाकर देख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल इसका बी पार्ट आंसर है। जो हम सेंटेंस बनाएंगे अभी, दैट इज, जैसे हम लिखते हैं हार्डली हैड आई रीच्ड होम, तो हार्डली के साथ क्या आएगा, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ये करेक्ट है। और यहां हम लिखते हैं नो सूनर हैड आई रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका जो है बनेगा। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है दैट इज द आंसर। देखो यहाँ पर इन्होंने उसी ग्रामर रूल को, कौन सा ग्रामर रूल, कि हार्डली के साथ व्हेन आता है और नो सूनर के साथ देन आता है। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड, इस तरह से एरर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसी ग्रामर रूल पर ये एरर बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए। नो सूनर ये ए का पार्ट है, ये बी का पार्ट है। कई बार ये ए जो है ये स्टार्ट में लिख दिया होता है,
वर्डिक्ट व्हेन द कोर्ट रूम फेल्ट साइलेंट। अब क्या लिखा है यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है नो सूनर, तो हमें पता है नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है, व्हेन नहीं आता, तो यहाँ व्हेन गलत है, यानी कि आपके सी पार्ट में क्या है, एरर। तो बी यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि नो सूनर के साथ देन फॉलो होता है, व्हेन जो है वो गलत है। तो ये था आपके सी पार्ट में, तो सी पार्ट में आपका एरर है। चीज़ है, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में कुछ ग्रामर के जो रूल्स हैं ना, कुछ ग्रामर की चीज़ें एक्सेप्ट की गई हैं, तो वो भी पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडर्न इंग्लिश में किन चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया है आज के टाइम पे, तो वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंटेंस बिलो, ईच ऑफ द कैंडिडेट हैव। तो ये जो है यहाँ पर क्या आएगा, द वर्ब हैव शुड बी रिप्लेस्ड विद हैज़, क्योंकि ईच क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ हैव नहीं हैज़ आएगा। अब स्टेटमेंट देखो क्या दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है द वर्ब हैव शुड बी रिप्लेस्ड विद हैज, तो ये करेक्ट है, क्योंकि ईच का मतलब होता है हर एक, तो ईच हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, ठीक है, इसीलिए उसके साथ हैज आता है, हैव नहीं आता है। ईच ऑफ द कैंडिडेट हैज सबमिटेड द डॉक्यूमेंट बिफोर द डेडलाइन, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। द प्रोनाउन देयर इज एक्सेप्टेबल इन मॉडर्न इंग्लिश। अब देखो मॉडर्न इंग्लिश का यहाँ पर एक कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आज की जो मॉडर्न इंग्लिश में अगर जेंडर पता ना हो, ठीक है, अगर जेंडर जो है वो अननोन है, तो हम क्या करते हैं, जो देयर होता है ना, एक पर्सन यानी सिंगुलर के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरीवन शुड ब्रिंग देयर आईडी। एवरीवन मतलब अब हमें जेंडर नहीं ना पता है कि मेल है फीमेल है, हम सबको उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो एवरीवन शुड ब्रिंग डैश आईडी आएगा, तो हम यहाँ पर देयर लिख सकते हैं, ये करेक्ट है, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ हम लिख सकते हैं ईच स्टूडेंट, यानी कि अब हमें पता नहीं है कि मेल फीमेल है, शुड सबमिट देयर असाइनमेंट, ठीक है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं द सेंटेंस कंटेन्स नो ग्रामेटिकल एरर, तो ये गलत है, सेंटेंस में हैव गलत है, उसकी जगह हैज़ होना चाहिए, इसलिए ये एरर फ्री नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। यहाँ पर हमें करेक्ट पूछा गया है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, सी पार्ट इज द आंसर हियर, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्विक नोट्स में क्या लिख सकते हो, क्विक नोट्स में आप ऐड कर सकते हो एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक नोट्स में आप लिखो कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इसके साथ आता है सिंगुलर वर्ब, यानी कि हैज, इज, वॉज, और अगर आप लिखते हो सिंगुलर में दे, देयर, तो आज की मॉडर्न इंग्लिश में ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्शन फॉर द सेंटेंस, तो ये जो स्कार्सली वाले होते हैं ना, इसमें एक रूल याद रखना होता है, फॉर्मूला, दैट इज स्कार्सली हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म व्हेन, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये तो सेंटेंस बिल्कुल फिट बैठ रहा है इस रूल फॉर्मूला के हिसाब से, तो इसीलिए इस सेंटेंस में किसी भी तरह की करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, डी पार्ट इज द आंसर। स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ आर्टिकल्स, हमें जो रूल्स हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं द इज यूज्ड बिफोर रिवर्स बट नॉट बिफोर लेक्स, तो द जो है वो रिवर से पहले यूज होता है, लेक से पहले नहीं होता है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि जितने भी रिवर्स हैं, जैसे हम लिखते हैं द गंगा, द चनाब, चनाब का एंशंट नेम क्या है, अक्सनी है, ये हम जे.एंड.के हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पर एंटर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेक्स के नाम से पहले द नहीं लगता, जैसे हम डल लेक लिखते हैं तो द नहीं आता, वुलर लेक लिखते हैं नहीं आता है, और वुलर क्या आपकी फ्रेश वाटर लेक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये भी पता होना चाहिए। आप कहीं भी कोई चीज पढ़ रहे हो ना, उसको रिलेट करो चीजों के साथ, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 में क्या है, एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद साइलेंट एच, तो ये भी करेक्ट है, हम लिखते हैं एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर एच साइलेंट है, ओ वॉल की साउंड आ रही है, हम लिखते हैं एन, और यहाँ लिखते हैं एन ऑनर, तो ये करेक्ट है। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, तो हाँ हम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं जैसे वी हैड ब्रेकफास्ट, तो वहां पर कोई नहीं आ रहा है ना, जैसे एग्जाम्पल है वी हैड ब्रेकफास्ट, या हम लिखते हैं शी इज कुकिंग लंच, तो कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। या हम लिखते हैं दे एट डिनर, एग्जाम्पल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा डी पार्ट इज द आंसर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मुझे बताओ
डैश यूरोपियन में कौन सा आर्टिकल फॉलो होता है, डैश यूनियन में कौन सा आर्टिकल फॉलो होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। क्वेश्चन देखो, चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो सबसे पहले दिया गया शी वॉज अपॉइंटेड अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल लास्ट ईयर। तो अपॉइंटेड के बाद जो डेजिग्नेशन होता है ना, प्रिंसिपल, मैनेजर, कैप्टन, तो ए एन हम नहीं लगाते हैं, तो ये गलत है। सेकंड देखो, ही इज द ऑनेस्ट मैन आई हैव एवर मेट। तो सुपरलेटिव सेंस है, इसीलिए यहाँ पर क्या यूज होगा, मोस्ट ऑनेस्ट यूज होगा, तो ये भी गलत है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, के सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से ठीक है, हाईएस्ट सुपरलेटिव है, द लगा है, ठीक है। वी हैड द लंच एट नून येस्टरडे। तो मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आएगा, वी हैड लंच एट नून येस्टरडे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आया, ये भी सेंटेंस क्या है, यहाँ पर गलत है, तो करेक्ट वाला इज सी पार्ट, सी इज द आंसर हियर। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द आर्टिकल। तो जब भी हम नेम ऑफ रिवर से पहले द लगता है, जो लेक है टिपिकली वी डू नॉट यूज आर्टिकल विद द नेम ऑफ लेक्स, ठीक है। तो उसके बाद वी विजिटेड डैश लेक ड्यूरिंग आवर वेकेशन, तो यहाँ पर ये क्या है, ये कोई स्पेसिफिक लेक को रेफर कर रहा है, हमने यहाँ स्पेसिफिक देखना है, तो यहाँ द आएगा, तो आंसर है इसका बी पार्ट, द डैश द। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज करेक्टली पंचुएटेड। तो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपने रूल याद रखना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब लाइक सेड, आस्क्ड या रिप्लाइड के बाद एग्जैक्ट वर्ड्स यानी डायरेक्ट स्पीच लिखी जाती है, तो 3 रूल्स आपने याद रखने हैं। वो 3 रूल क्या है, फर्स्ट है कि सेट के बाद क्या आता है, कॉमा आता है। सेकंड रूल इज कि एग्जैक्ट वर्ड्स को हमने क्या करना है, डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, लाइक दिस। और थर्ड रूल है कि अगर कोटेड सेंटेंस कंप्लीट हो तो फुल स्टॉप कोटेशन मार्क्स के अंदर आता है, ठीक है। तो ये 3 रूल किस में फॉलो हो रहे हैं, ए में तो नहीं हो रहा है क्योंकि सेट के बाद कॉमा लगा ही नहीं है, तो ए गलत है। सेकंड देखो, सेकंड यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ फुल स्टॉप के बाद कॉमा लगा दिया गया है, जो गलत है, ठीक है। थर्ड वन इज करेक्ट, कॉमा है, डायरेक्ट आपकी स्पीच दोनों मार्क्स में है और फुल स्टॉप है, ठीक है। तो सी पार्ट आपका आंसर है। डी यहाँ भी गलत है क्योंकि सेट के बाद कॉमा नहीं है, तो यहाँ आपका आंसर है सी पार्ट। क्या रूल फॉलो होगा, रूल इज एवरी एप्लीकेंट मस्ट सबमिट 3 डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर क्या यूज किया गया है, कॉलन यूज किया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, ये जो पंचुएशन लगाया गया है, ये करेक्ट है। जब किसी लिस्ट या एग्जाम्पल्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम कॉलन का यूज करते हैं, ये कॉलन के यूजेस में लिखा गया है, ठीक है। जनरल बात आपकी आएगी, कॉलन आएगी और फिर लिस्ट आएगा, ठीक है। जैसे इसमें मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स बताती हूँ, और क्या क्या आ सकता है इसमें, आई बॉट 3 फ्रूट्स, उसके बाद लिस्ट है तो कॉलन यूज होगा, एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस। उसके बाद एवरी एप्लीकेंट मस्ट सबमिट 3 डॉक्यूमेंट्स, तो वो 3 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से पहले, उनका नाम लिखने से पहले हम कॉलन यूज करेंगे, एन एफिडेविट, एन आइडेंटिटी प्रूफ एंड अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये इस तरह से पंचुएशन यूज होती है। सेकंड क्यों गलत है, ये सेमी कॉलन है, गलत है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड क्या है कि पहले क्या कर रहे हैं, ये कॉमा यूज कर रहे हैं फिर कॉलन यूज कर रहे हैं, गलत है। डी में क्या है, यहाँ पर इन्होंने क्या चीज़ यूज कर ली, एवरी एप्लीकेंट मस्ट सबमिट 3 डॉक्यूमेंट से पहले, लेकिन कॉलन तो तब आता है ना जब उसके पहले कंप्लीट आएगी और उसके बाद लिस्ट आए, ठीक है। तो ये भी गलत है, यहाँ पर ए पार्ट आपका आंसर है। दैट इज करेक्टली पंचुएटेड। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में इन्होंने देखो कॉमा तो लगाया ही नहीं है, यहाँ पे आस्क्ड के बाद कॉमा होना चाहिए था, तो ये तो गलत है। सेकंड में देखो, सेकंड में कॉमा भी है, डायरेक्ट स्पीच आपके इन्वर्टेड कॉमास में है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, बी पार्ट इज द आंसर। थर्ड में देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क के बाद आएगा, ये भी गलत है। यहाँ लास्ट वाले में यहाँ कॉलन यूज कर लिए, यहाँ तो कॉमा होता है, ये भी गलत है, तो यहाँ पर आपका बी पार्ट आंसर है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको एक ग्रामर का रूल बताया था, कौन सा, हार्डली के साथ क्या लगता है और नो सूनर के साथ क्या लगता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको आते हैं ईच,
आइदर वाले क्वेश्चंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रूल दिया गया है, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इस तरह का पैटर्न आपको JKCS ऐप पर जो मॉक टेस्ट है वहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ देखो, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज़, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम पढ़ते हैं कि हम पहले सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं जो नियरेस्ट वाला होगा ब्लैंक के। तो ये है एम्प्लॉयज़, ये क्या है, एम्प्लॉयज़ प्लूरल है, तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, यहाँ भी प्लूरल वर्ब जो है वो फॉलो होगा। तो प्लूरल वर्ब इज नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज डैश विलिंग टू एक्सेप्ट द रिवाइज्ड ड्यूटी रोस्टर। तो यहाँ प्रेजेंट में बात हो रही है तो आएगा आर, क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। जो ग्रामर रूल के क्वेश्चंस हैं एरर वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकरेक्ट देखना है हमने सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, तो ईच क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर ही आता है, ये करेक्ट है। द क्वालिटी ऑफ द बुक्स, इस सेंटेंस में जो द क्वालिटी है ना, बुक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर द क्वालिटी सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब लगा है इज, वो बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद थर्ड है वन ऑफ द स्टूडेंट, वन के सिंगुलर, यहाँ हैव लगा दिया तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो सी आपका आंसर है। एवरी मेंबर वाज प्रेजेंट, एवरी क्या है, एवरी के बाद सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए इस वाज जो है सही है, तो डी भी यहाँ करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में अभी रिसेंट आ रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए, ठीक है, वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक इन दिस हीट, तो जब डिस्टेंस, टाइम, मनी, वेट को एक यूनिट माना जाता है ना, तो क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है उसके साथ। जैसे 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, या 5 years इज अ लॉन्ग टाइम, या हम लिख सकते हैं 50,000 रुपीज इज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है, तो ये भी सिंगुलर लगेगा, तो फर्स्ट करेक्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस, तो यूनाइटेड स्टेट तो एक देश का नाम है ना, देश का नाम होने की वजह से ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज आएगा, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ये एक साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, ब्रेड एंड बटर एक डिश बना रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब इज आएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ए पार्ट आपका आंसर है, ठीक है। एंड में अपना स्कोर जरूर मेंशन करना, आउट ऑफ 30 आप कितना स्कोर कर रहे हो जनरल इंग्लिश पोर्शन में JNK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन में, ठीक है। देखो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस रूल पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एरर के, तो ये करना बहुत जरूरी है। यहाँ आएगा नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो द टीचर्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द स्कूल, तो इस रूल में हमेशा हमने क्या याद रखना है कि वर्ब हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, ठीक है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या था, द प्रिंसिपल, जो क्या है सिंगुलर, एंड सेकेंड सब्जेक्ट इज द टीचर्स, जो क्या है प्लूरल, ओके। तो टीचर्स जो है यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल आएगा, आर, तो सी पार्ट इज द आंसर हियर। इसमें हम और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, जैसे अगर यहाँ पर होता ना, अगर यहाँ दिया होता नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर, अब यहाँ पर टीचर क्या हो गया, यहाँ पर टीचर सिंगुलर है, डैश प्रेजेंट, तो अब क्या आएगा यहाँ पर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जो है वो बताओ। नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर, अब बट ऑल्सो के साथ मतलब वर्ब के साथ क्या होगा फॉलो, स्टूडेंट्स क्या है फर्स्ट सब्जेक्ट है, और टीचर यहाँ सेकेंड सब्जेक्ट है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, वर्ब आएगा सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा द टीचर, जो कि क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, इस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। Identify the part containing the error. Each of the employees have completed the mandatory training before the deadline. तो each क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं, हम हैज यूज करते हैं, तो एरर लाइज इन द बी पार्ट एंड बी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन है विच सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट, द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, तो जो लिस्ट है ना यहाँ पर ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है,
तो इसके साथ या तो हैज़ लग सकता है या सिंगुलर हम वर्ब यूज़ कर सकते हैं। आर तो नहीं आएगा, गलत है। हैज़ बीन यहाँ पर ठीक है, हैव बीन गलत है, वर गलत है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अ लिस्ट ऑफ हो, अ ग्रुप ऑफ हो, अ बंच ऑफ हो, अ बुके ऑफ हो, तो हमेशा पहले नाउन यानी लिस्ट, ग्रुप, बंच के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। जैसे एग्जाम्पल है द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डैश रेडी, तो इज आएगा। या फिर अगर हम लिखते हैं अ ग्रुप ऑफ बॉयज डैश प्लेइंग, तो वॉज आएगा। और अगर है अ बुके ऑफ फ्लावर्स डैश ब्यूटीफुल, तो आएगा लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है आंसर है। इनकरेक्ट सेंटेंस हमने जो है वो देखना। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट, तो जब एवरी के साथ नाउन और एवरी के साथ नाउन आता है तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर माना जाता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वॉज करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमने इनकरेक्ट देखनी है। सेकंड में देखो वन क्या है, सिंगुलर, हैज आया है, ठीक है। आगे देखो यहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है और हैव है, यहाँ एप्लीकेंट सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ नंबर सब्जेक्ट है, तो द नंबर के हिसाब से वर्ब लगेगा। यहाँ मेन सब्जेक्ट क्या है, द नंबर, ना कि क्या है, एप्लीकेंट्स। तो द नंबर क्या है, सिंगुलर, एक नंबर की बात हो रही है, इसीलिए वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर होगा और होगा हैज। डी वाला देखो मच ऑफ द वर्क, तो मच ऑफ द वर्क के साथ हैज आया है, ये भी ठीक है, इनकरेक्ट है यहाँ पर सी पार्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक है द कमिटी हैज डिसाइडेड टू एक्ट, तो क्या आएगा इसके साथ, टू एक्ट डैश द रिकमेंडेशन ऑफ द इंक्वायरी कमीशन विदाउट एनी डिले ऑन, एट, फॉर या विद, तो यहाँ पर एक्ट के साथ आएगा ऑन। ये एक फिक्स्ड फ्रेज है, फिक्स्ड फ्रेज या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, कोलोकेशन है ये। एक्ट ऑन हो गया किसी सलाह, सुझाव, रिपोर्ट या रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग काम करना या उस पर कार्रवाई करना, सिफारिशों पर अमल करना या उनके अनुसार या उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई करना, ठीक है। अब यहाँ पर एट तो आएगा नहीं। फॉर जो है क्या होता है इसका मतलब किसी को रिप्रेजेंट करना। एक्ट फॉर होता है टू रिप्रेजेंट समवन, यानी कि किसी की तरफ से काम करना। एक्ट विथ जो है इसका मतलब होता है किसी तरीके से व्यवहार करना, जैसे हम कहते हैं कि एक्ट विथ करेज, ठीक है, हम लिखते हैं ना एक्ट विथ करेज। या रिकमेंडेशंस के साथ नहीं आता है, ठीक है, रिकमेंडेशन के साथ फिक्स्ड है कि एक्ट लगा होगा तो ऑन ही आएगा रिकमेंडेशन में। अगर फॉर है तो वो होता है अगर हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और विथ कब आता है, जब किसी तरीके से व्यवहार हम कर रहे हैं, जैसे करेज के साथ हम बिहेव कर रहे हैं, तो वो रहता है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर है ए पार्ट ऑन। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पर बी पार्ट आंसर है द अक्यूज्ड वाज चार्ज विद थेफ्ट अंडर द लॉ। यहाँ चार्ज का मतलब है किसी पर क्राइम का एलिगेशन लगाना, तो जब भी होता है चार्ज पर्सन तो आता है उसके साथ विथ क्राइम, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं ही वॉज चार्ज्ड विद मर्डर, या हम लिख सकते हैं शी वॉज चार्ज विद थेफ्ट, या द एक्यूज्ड वॉज चार्ज विद थेफ्ट अंडर द लॉ। पहला वाला चार्ज फॉर थेफ्ट नहीं होता है, ये गलत है। चार्ज फॉर का मतलब अक्सर पैसे लेना या फी चार्ज करना होता है, ठीक है। चार्ज फॉर होता है पैसे चार्ज करना, यहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट में तो है नहीं। जैसे हम लिखते हैं द शॉप चार्ज मी ₹500 फॉर द बुक, ठीक है, तो फॉर आता है जब पैसे चार्ज करते हैं। सी वाला जो है चार्ज टू, यहाँ पे मीनिंग बनता ही नहीं है इसका, और चार्ज्ड बाय जो है वो गलत प्रेपोजिशन है, ठीक है। क्राइम के साथ यहाँ पर एक शॉर्ट नोट आप लिख लेना जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप याद रखना प्रेपोजिशन में, दैट इज क्राइम के साथ आता है चार्ज्ड विथ प्रेपोजिशन, और मनी या फी के साथ आता है, मनी या फी के साथ आता है चार्ज्ड फॉर। जिस भी सेंटेंस में पैसों की बात होगी और चार्ज्ड होगा तो फॉर लगेगा, और जिस भी सेंटेंस में चार्ज्ड लिखा होगा और क्राइम की बात होगी वहां विद यूज होगा। देखो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। शी इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, तो कैपेबल ऑफ के साथ वर्ब आईएनजी नाउन एक सही स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
विटनेस एब्सटेन्ड, एब्सटेन्ड के साथ हमेशा जो आप कभी ना बुक लेना इंग्लिश की, उसमें देखना फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पढ़ना। फिक्स्ड प्रेपोजिशन में आपको वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ही दिया होता है, आपको स्टार्टिंग में ही एब्सटेन्ड मिल जाएगा और एब्सटेन्ड फ्रॉम का मतलब दिया होगा दिस इज़ अ फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। एब्सटेन फ्रॉम वर्ब के आईएनजी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन में लर्न करते हो एब्सटेन के साथ फ्रॉम। ही इज सुपीरियर देन ऑल हिज कोलीग, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन एडजेक्टिव्स होते हैं जो सुपीरियर एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में भी आया। सुपीरियर टू होता है, इन्फीरियर टू होता है, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रेफर टू, इस तरह से ये यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, सुपीरियर के बाद देन नहीं, टू आएगा। ठीक है, तो देन की जगह हम करेंगे टू। सी जो है इनकरेक्ट है, सी ही आपका आंसर है। दे कंपाइल्ड विद, कंपाइल विद जो है सही फ्रेज है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश के कवर अप हो गए, और ये अकॉर्डिंग टू आपका रिसेंट सिलेबस है। आउट ऑफ 30 आपने जर्नल इंग्लिश में आज कितना स्कोर किया उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए। एंड JKCS ऐप पर जाकर आप मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट, आप अपने मॉक टेस्ट जो है वो लगाएं और अपना एनालिसिस करें स्कोर का।